हम जब कारगिल युद्ध हुआ तो दिल्ली में थे और उस युद्ध का कुछ पता नहीं था चल रहा था ठीक से। लेकिन ये पता चलने लगा जब कैप्टन कालिया का हत्या पाकिस्तानी लोग ने किया, मेरे ख्याल 4 मई को। ये कुछ तो भयंकर ऐसा एक्टिविटी हुआ है। उसके बाद शुरू में जो हमला हम लोग की फौज करती थी, मैंने तोलोलोंग के मुझे द्रास के ऊपर, तो उसमें हमारे बहुत लोग मारे गए। कैप्टन बत्रा को मैंने देखा तो डायरेक्ट बुलेट उसके सर में लगी लगी थी। तो मैं लोअर रियल सिचुएशन ऐसा होता है कि बहुत सारे घमासान गोला बारूद उड़ाते हैं, मशीन गन वो इस्तेमाल करते हैं, आवाज रहता है। लेकिन अगर हमला करने के लिए हम जा रहे हैं तो बहुत साइलेंट है, मतलब उधर किसका कोई म्यूजिक नहीं होता है, कोई आवाज नहीं होता है, तो इट इज डन क्वाइटली। नमस्कार, मैं मोमिन नाजरेत और स्वागत आपका हमारे चैनल मामले सफारी मीडिया में। जैसे कि आपको पता है कि इस वर्ष हमने कारगिल विजय दिवस का 25वां वर्षगांठ पूरा किया है और इस विषय में खास संवाद करने के लिए हमारे साथ है स्वयं ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जी। और जैसे हमें पता है कि ब्रिगेडियर सुधीर सावंत स्वयं कारगिल वॉर के हिस्सा रह चुके हैं, उन्हें उस युद्ध में उस वॉर में उनका भी एक मुख्य भूमिका उन्होंने अदा किया है। और बहुत सारे ऐसे सवाल, ऐसे कहानियाँ जो हमें पता नहीं हो कारगिल वॉर के बारे में, आज हम सीधे संवाद करेंगे ब्रिगेडियर सर से। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, कारगिल विजय दिवस पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ मनाया जाता है, परंतु सर मीडिया जो कारगिल विजय दिवस का हमें बताती है कि ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, परंतु स्वर स्वयं आप उस वॉर के एक भाग थे, आपने भी मुख्य भूमिका अदा किया है। सर, हमें बताइए कि सर उस दिन को, तभी वो 3 महीने का जो युद्ध चला, तो आपने क्या महसूस किया और तभी आप उस दिन के बारे में सोचते हो, आज से 25 साल पहले की बात के बारे में सोचते हो, तो आप क्या अनुभव करते हो? बेसिकली हम जब कारगिल युद्ध हुआ तो दिल्ली में थे और उस युद्ध का कुछ पता नहीं था चल रहा था ठीक से। लेकिन ये पता चलने लगा जब कैप्टन कालिया का हत्या पाकिस्तानी लोग ने किया, मेरे ख्याल 4 मई को। ये कुछ तो भयंकर ऐसा एक्टिविटी हुआ है। उसके पहले हमारे जो शेपर्ड्स होते हैं उन्होंने भी सोल्जर्स, पाकिस्तानी सोल्जर्स को देखा था और बताया था, तो तकरीबन इसके बारे में पता था लेकिन क्लियर पता नहीं था। 4 मई के बाद फिर तो युद्ध ही शुरू हो गया और उस दौरान में कारगिल ये क्षेत्र था जो पहले भी मैं वहाँ रह चुका था। और कारगिल ऐसी जगह थी कि 71 वॉर में हमारे सैनिकों ने हमला करके कारगिल पर कब्जा किया था। इतना ही नहीं, तो उसके आगे जाके 17 किलोमीटर तक पूरा एरिया को कब्जा किया था। एक विलेज है जो पाकिस्तान में था और हमने उनको कब्जा करके लिया था। तो वहाँ पर जाने के बाद उधर के लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छा तरह से ट्रीट किया और उन्होंने पूछा इस गांव का नाम हुंदरमान है। हुंदरमान क्यों है पता है आपको? मैं बोला नहीं। तो मेजर मान ने हमला करके उस उधर से, मतलब कारगिल एरिया जहाँ तक पाकिस्तान थे, तो वहाँ से आगे जाके उस एरिया पर कब्जा किया था। वो विलेज था हुंदरमान। मुझे उन्होंने दिखाया, वो तो पूरा एलओसी था, मतलब इट वाज ओपन एरिया। उस साइड में पीओके के लोग थे और यहाँ पर जो लोग पहले पीओके में था उनको हमने कब्जा किया। तो ये बहुत बात लोगों को पता नहीं कि वो लोग इतने खुश हुए क्योंकि पीओके से उनको हमने कब्जा करके भारत में लाया। तो बहुत खुश थे और वो मुझे बोले कि वहाँ के पीओके के बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। तो ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा था। तो बेसिकली इस एरिया में जब विंटर्स होती है, बर्फ पड़ता है, तो हमारे फॉरवर्ड पोजीशन में हमारे ट्रूप्स रहते हैं, वो पीछे आ जाते हैं और बॉर्डर पर वो वेकेंट ही रहता है। पाकिस्तानी भी पीछे जाते थे। लेकिन इस समय क्या हुआ कि पाकिस्तानी पीछे नहीं गए, वो आगे आ गए।
और उन्होंने पूरा हाइट्स को कब्जा किया, जैसा टाइगर हिल पर कब्जा किया और सोलो लिंक पर कब्जा किया, और वो आगे आए थे। इससे क्या हुआ कि जो रोड था श्रीनगर से लेह तक का रोड, वो कट ऑफ हो गया। तो उस साइड की हमारी जो आर्मी थी लेह लद्दाख में, वो कट ऑफ हो गई थी। और ये देखने के बाद इंडियन आर्मी को लगा कि हमको इसको कब्जा ही करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो आए पाकिस्तानी लोग, जो ट्रूप्स आए, वो आके हमारे एरिया में पूरा डिफेंसेस बना के रहे थे। और वो ऊपर थे और हम नीचे थे, जहाँ की द्रास एरिया अभी जिसका मेमोरियल बना है, उस एरिया द्रास में ही ये जंग हुई थी। तो इसलिए क्या है कि हमारे लोग ने आगे जाने का कोशिश किया लेकिन नहीं जा सके, और ये चलते रहा मेरे ख्याल में 30 मई तक, कि हम लोग ने उन्होंने जो कब्जा किया था उसको वापस नहीं ले सके थे। और एयरफोर्स ने भी उसी समय हमला किया था, उसमें हमारे 2 एयरक्राफ्ट गिरा दिए गए थे। उसमें से एक जो पायलट था वो बच गया जंग मार के, और एक दूसरा पायलट को पाकिस्तानी ने पकड़ के उनको मारा था। तो ये सब न्यूज़ आने लगी हमारे पास, और तब हमने डिसाइड किया कि अभी हमको जंग में जाना चाहिए, और हमने अप्लाई किया था। और इसलिए हमको 109 टीए बटालियन में बुलाया गया कोल्हापुर में, और वहाँ से कलेक्टर ने हमको सेंड ऑफ किया, और पूरी फौज जो हमारी थी वो श्रीनगर चली गई। तो यहाँ तक ये चीज़ लोगों को पता नहीं कि बहुत सारे लोग जो है बाद में कारगिल जंग के मैदान में गए थे। और बेसिक उस समय हम गए, तो हमें एक टास्क मिल गया था कि रामबन जो स्टार्ट होता है, मतलब श्रीनगर की तरफ जाने का, वहाँ से हम एम्यूनिशन हम लेते थे, श्रीनगर में लाते थे। और दूसरे दिन श्रीनगर से लेके हम कारगिल एरिया में एम्यूनिशन लेके आते। जंग तो वही थी कि एम्यूनिशन पहुंचाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत गोलाबारी चल रही थी, आर्टिलरी की वगैरह वगैरह। और जब मैं पहले दिन गया तो उधर से बहुत बमबारी हमारे एरिया में हुई, द्रास के पहले। और हम उधर कवर लेके रुके थे, तो दिन भर वो चलते रहा। फिर बाद में रात होने के बाद हम लोग आगे जाके एम्यूनिशन उधर डंप किया। तो बेसिकली एम्यूनिशन डंपिंग वाज द मेन थिंग। और वो ये जो श्रीनगर के रास्ता निकलता था सोनमार्ग में, और वहाँ से आगे चल के हम द्रास जाके भूत खरबूज तक उसको एम्यूनिशन को लेके जाते थे। तो ये गोलाबारी तो हो ही रही थी, और तब तक कुछ आगे हमने कुछ कब्जा करने का ये नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद तकरीबन 12 जून को सोलोलंग पर हमारे फौज ने कब्जा किया। मतलब उधर गढ़वाल राइफल थे, नागाज थे, और जम्मू कश्मीर लाइट राइफल थे। तो ये सारे उस एरिया में, द्रास एरिया में कॉन्सेंट्रेट किए थे, सोलोलंग पर कब्जा किया, मतलब पहली पहाड़ी को कब्जा किया। उसके बाद आगे जाके दूसरी पहाड़ी को कब्जा किया, और वहाँ से दिख रहा था पूरा बैटल जहाँ हो रहा था। क्योंकि वहाँ से हम लोग जाते थे तो सोलोलिंग पहले पार करना पड़ता था, उसके बाद आगे जाके 405 ऐसे कब्जा किया, और आगे जाके फिर अपनी फौज टाइगर हिल की तरफ गई, ग्रेनेडर्स थे। और वहाँ महाराष्ट्र के एक निंबालकर अभी कर्नल है, वो भी उस फौज में थे। तो वो टाइगर हिल का कब्जा करने के लिए गए। तो हम नीचे आए थे, हम वहाँ पर बोफोर्स की बैटरी थी, ये ज़्यादातर पता नहीं है लोगों को। 6 गन थे बोफोर्स के नीचे, तो उनको मिला, और वहाँ से वो लोग डायरेक्ट फायरिंग कर रहे थे। मतलब डायरेक्ट फायरिंग
टाइगर हिल पर कर रहे थे, हमारी जो फौज हमला कर रही थी और वो फौज डायरेक्ट फायर कर रहे थे, क्योंकि आमतौर पर आर्टिलरी का फायर पीछे से आता है, ऊपर जाता है और आगे कितना 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर फायर जाता है। लेकिन इस समय बोफोर्स को डायरेक्ट फायरिंग में इस्तेमाल किया गया, तो वहाँ से टाइगर हिल का फायरिंग हमको दिख रहा था और हमारी फौज भी नीचे से ऊपर टाइगर हिल के ऊपर जा रही थी। इसके बाद कई लोग हमारे टाइगर हिल के पीछे से ऊपर चढ़े थे, ऊपर चढ़ के गए थे, जो पाकिस्तान को पता नहीं चला, और रास्ते से क्लाइंबिंग कर रहे थे, और क्लाइंबिंग करते करते ऊपर गए थे और वहाँ पर आखिर में टाइगर हिल का कब्जा हुआ। तब तक कैप्टन बत्रा ने कब्जा किया था पीछे, और आपको पता है वो फेमस कोट कैप्टन बत्रा की, ये माँ ने पूछा कैसे हो, उसने बोला था दिल मांगे मोर, ये स्टेटमेंट दिया था। और आगे चल के फिर उसको दूसरी पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए भेजा और वहाँ पर हमला किया। बहुत कारगर हमला था, एनिमी भी थे, और उसमें कैप्टन बत्रा ने हमला करते हुए 2 लोग को मारा और उसको गोलियां लगी और आगे जाके वो शहीद हो गए। और इस करके ये जो बैटल हुई थी वो पूरे जून में चली, और जुलाई में भी आगे जाके हम लोग हमला करते थे। उस समय वहाँ के ब्रिगेड कमांडर थे वो अमर ऑल, अभी वो जनरल बन गए। वो मेरे साथ पहले नौकरी किए थे, तो उन्होंने मुझे बोला तुम इधर ही रुको, आपकी ज़रूरत है। हम तो उधर ही द्रास में रुके थे और ये पूरा बैटल हमने देखा था। और एक ही बात कहने की इधर है कि जब आप जंग करते हो तो आपके टैक्टिक्स होते हैं किस तरीके से करते, लेकिन सबसे बड़ी बात है बहादुरी। और सारे जो लीडर थे हमारे, कैप्टन लेफ्टिनेंट, ये लोग यंग लोग थे, 25 साल के अंदर के लोग थे, उन्होंने इस जंग में भाग लिया। और ये खास बात है कि यूथ ऑफ इंडिया इन इंडियन आर्मी फॉट एंड वर्न द कारगिल वॉर, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो एम्यूनिशन लेने, सप्लाई लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी सप्लाई ये जो मैटर होता है कि खाना पीने की चीज़ें, वो कम थी बेसिकली, बिकॉज ये अचानक हुआ था युद्ध, और तब हम लोग इतने इक्विप्ड नहीं थे। लेकिन फिर बाद में उसका इंडक्शन हुआ, 8 ड्यूक उधर लाई गई, और बाकी ब्रिगेड उधर लाई गई। इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि फौज जो थी बाकी काफ़ी मजबूत हो गई। और बाद में ये सब कम तो था, लेकिन रिप्लेसमेंट और सारा चीज़ पहुंचाने का, अम्यूनिशन पहुंचाने का, वो काम बड़े मायने में हुआ। और बाद में उतनी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि बोफर्स भी बड़े आर्टिलरी थी सबसे कारगर, तो उसका भी इस्तेमाल हुआ। तो बहुत सारा चीज़ बाद में अच्छी तरह होते गया, और 15 जुलाई तक तकरीबन हमने पूरा वापस कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी का ये था कि जो बोल रहे थे आपको, पाकिस्तानी क्या करते थे, वो खुद का प्रेजेंस नहीं दिखाते और जो डेड बॉडीज को भी नहीं लेते थे, टू हाइड दैट आर्मी इज देयर। तो आर्मी के पीछे उनके जो एरियाज है, वहाँ से वो डिप्लॉय आगे किए थे, जाके आगे आके, और उसको पीछे से बहुत नज़दीक था आना, सप्लाई करना, लड़ना। लेकिन क्योंकि वो अपना इरादा दिखाना नहीं चाहते थे, अपनी फौज को नहीं दिखाना चाहते थे, तो इस वजह से उनका क्या हुआ कि दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज, और वो उनका बड़ा नुकसान हुआ। डेड बॉडी नहीं लेना बहुत डिमोरलाइज द सोल्जर। तो इस हिसाब से उनका पूरा जो प्लान था वो खुल गया, सबको पता चल गया कि ये आर्मी है और सारा
ये हुआ फिर तो इंटरनेशनली आपने देखा कि अटल बिहारी वगैरह वाजपेयी साहब वगैरह वहाँ गए थे, नवाज शरीफ से मिले थे, और ये सारा चीज़ उधर पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये हमला है पाकिस्तान का, और वो अभी सबको पता चला। क्योंकि आप कारगिल वॉर में थे, तो सर सबसे डरावना पल वो कौन सा था कि आपको लगा कि ऐसा दृश्य जो आपने कभी जिंदगी में महसूस नहीं किया रहेगा इंडियन आर्मी में, सबसे डेंजरस सिचुएशन? तो शुरू में जो हमला हम लोग की फौज करती थी, मतलब टोलोलोंग के, मतलब द्रास के ऊपर, तो उसमें हमारे बहुत लोग मारे गए। कैप्टन बत्रा को मैंने देखा तो डायरेक्ट बुलेट उसके सर में लगी थी। तो मैंने इस हिसाब से ये किया कि ये सारा पाकिस्तानी सेना के पास नाइट विजन डिवाइसेस थे, और इस वजह से जो हमारे रात को हमला करते थे तो हमारे जानवर एम लेके फायर करते थे, और उस वजह से पहले हमारे जो फौज ऊपर गए वो मारे गए, कर्नल एक हमारे मारे गए। तो ऐसा जो संघर्ष था वो डरावना था कि वहाँ पर हमारे जैसे फौजी गए थे तो ऊपर जाके उधर ही अटक गए, नीचे नहीं आ सकते थे, ऊपर नहीं आ सकते, वहाँ से फायरिंग हो रहा है। तो वो टाइम जो बहुत डरावना था, और बहुत लोगों को कैसा आगे जाना यही चिंता थी। जब मैं गया जून के पहले हफ्ते में, तो मुझे ये लगा कि कैसा हम लोग इसमें ये करेंगे, बल्कि हमारे फौजी जवानों ने बहुत धैर्य से आगे गए और मुकाबला किया, और अंत में पहला जो तोलोलिंग पोस्ट है उस पर कब्जा किया, और वो कब्जा करने के बाद फिर आगे की लड़ाई जो थी आसान हो गई, क्योंकि आगे की लड़ाई एक एक करके हमको जो पोस्ट है उन पर कब्जा करना था। ये सबसे ऊंचाई जो थी टाइगर हिल, उस पर भी कब्जा कर लिया। तो वो जैसे हमने एक साइड से ऊपर लगा तो पूरे पहाड़ी को कब्जा कर लिया। तो इस वजह से ये युद्ध समाप्त करने में मदद हुई। लेकिन इसमें जो हमारे यंग ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स थे, उनको बहुत धैर्य से, शौर्य से ये लड़ाई में हिस्सा लिया, काम किया, शहीद हो गए, अपनी जान भी दे दी, लेकिन अंत में हम विजयी हो गए। सर जैसे कि हम कारगिल विजय दिवस का 25वां वर्षगांठ मना रहे हैं, सर हम देखते हैं कि जो अगर उस युद्ध में हमारे जो तमाम सैनिक थे, अगर वो अपने प्राण का आहुति नहीं दिए होते हैं, तो आज जो हम डेमोक्रेसी में, इतने सुंदर डेमोक्रेसी में आज हम जी रहे हैं, तो नहीं जी पाते। परंतु सर जो सरकार है, जो जनता है, कारगिल विजय दिवस के तमाम जो सैनिक है और जो उस समय जो मौजूद थे सैनिक युद्ध में, उनको प्रशंसा भी नहीं कर रहे, न वो दिन का बड़े तौर पर साझा कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी दुख की बात है हमारे हमारे लिए? देखिए, साल में ऐसे कई दिन होते हैं जिसका हम याद करना चाहिए, और वो लोगों के लिए मोटिवेशनल होते हैं और स्फूर्ति ऊर्जा देते हैं। कारगिल विजय दिवस ऐसा ही एक दिन है जो मेरे लिए तो क्या है, मैं तो उसमें था, और इसलिए मैं अभी 25 साल हो गए उसको, फिर भी याद तो ताज़ी है, और इसलिए हमको उसके बारे में याद आती है। जो हमारे साथीदार थे जो वापस नहीं आए, उनकी याद करना हम लोग फर्ज समझते हैं, और इस हिसाब से मैं 25 साल हर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिन मनाता था। अभी एक हम लोग ने मुंबई में भी एक वॉर मेमोरियल का बनाया है टेम्पररी, तो उसको अभी परमानेंट करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि सरकार ने इस दिन को अच्छी तरह से मनाना चाहिए। अभी चीफ मिनिस्टर ने इसको हाईलाइट किया, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट में दिए, उन्होंने इसके बारे में बात भी की। वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है,
और हम लोग ने बहुत सारे सैनिक आके इसको वीटी स्टेशन के सामने मनाया है। शिवाजी मंदिर में हम हर साल उसके बारे में, युद्ध के बारे में बोलते हैं। तो कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है, एक इवेंट या घटना हो जाने के बाद उसकी यादगार को ताजा करने का जो प्रयास होता है वो कम लोग करते हैं और ज्यादा लोग भूल जाते हैं। और उस समय के अभी यूथ है, वो लड़ाई के समय नहीं थे, उनको उसके बारे में इतनी याददाश्त भी नहीं रहती है, तो वो कोशिश करते कि वो भूल जाते हैं। फिर हम लोग उसको प्रयत्न करते हैं ताजा करने के लिए, लोगों को बुलाते हैं। एनसीसी के, एनएसएस के विद्यार्थी आए थे, बहुत सारे कॉलेज के यूथ आए थे। तो हमारे तरफ से इतना हुआ, बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में कई लोग ने इसको ताजा किया है। तो मैं अपेक्षा नहीं करता हूँ सिविलियन लोग से या जिनका उससे कोई वास्ता नहीं कि उन्होंने कुछ करना ही चाहिए। जो करना चाहता है वो निश्चित रूप से करेगा, करते हैं। और मुझे लगता है कि इस दिन को हम लोग ने एक नेशनल विक्ट्री डे बोल के मनाना चाहिए। सर हमने बहुत सारा मूवी देखा है जो सोल्जर्स के ऊपर बने हैं, बॉर्डर हो गया, ऐसे बहुत सारी मूवी है। तो सर जो मूवी में हम देखते हैं जो युद्ध होता है उसको ग्लैमराइज किया जाता है, तो सर क्या जो रियल में युद्ध होता है, वॉर होता है, तो सिचुएशन वैसी होता है कि जो मूवी में दिखाया जाता है ग्लैमराइज किया जाता है? नहीं, ग्लैमर वो मूवी का तरीका ही होता है, क्योंकि वो जो युद्ध होता है वो बहुत क्वाइट होता है, उसमें कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता है। लेकिन जब मूवी बनाते हैं तो मूवी का एक अलग जरूरत होती है, उनको उसमें एक्साइटमेंट करनी होती है और जोश पैदा करना होता है। तो मूवी एक्चुअल एक्शन की तरह हो ऐसे नहीं अपेक्षा करते हैं, वो अलग होती है, लोग अलग होते हैं, एक्टर होते हैं, तो फिर वो अपने तौर से वो एक्टिंग करते हैं। तो बट इट इज मोर और लेस लाइक अ सीन, इट गिव्स द आइडिया। सो इट इज गुड दैट दे डू मूवीज, एटलीस्ट पीपल कम टू नो कि ये युद्ध हुआ था, उसमें ऐसा हुआ था, एक आइडिया आ जाती है। सर व्हाट इज द रियल लाइफ सिचुएशन एट दी वॉर? रियल सिचुएशन क्या होता है? लोअर रियल सिचुएशन ऐसा होता है कि बहुत सारे घमासान गोला बारूद उड़ाते हैं, मशीन गन वो इस्तेमाल करते हैं, आवाज रहता है। लेकिन अगर हमला करने के लिए हम जा रहे हैं तो बहुत साइलेंट रहता है, मतलब उधर किसका कोई म्यूजिक नहीं होता है, कोई आवाज नहीं होता है, तो इट इज डन क्वाइटली। तो साउंड का ही एक फर्क बहुत ज्यादा मूवी में और इसमें होता है, तो यू कैन नॉट मेक आउट। लेकिन एक्शन जो दिखाते हैं वो बहुत सारे रियलिस्टिक होते हैं, जैसे बोफर्स का जो बहुत रियलिस्टिक वो दिखाया है। तो लाइक दैट जो भी युद्ध के मैदान में जाते हैं वो अपने रियलिस्टिकली जाते हैं ना, तो उस समय जो होता है वो मूवी से भी बहुत खतरनाक एक्शन होती है और रियल एक्शन होती है ना। मूवी में रियल एक्शन नहीं होती है, हालांकि इधर रियल एक्शन होते हैं और रियल एक्शन इज मोर डेंजरस। So that is you cannot depict in a movie also. सर क्योंकि आप कारगिल वॉर में थे, तो सर उस समय का जो गोला बारूद का जो वॉइस है, क्या सर अभी भी आप सोते हो तो आपके कान में वो गूंजता है? क्या आपको कभी भी वो जो दृश्य हुआ था 25 साल पहले, उसका सपना अभी भी आता है और कहीं ना कहीं आपको जो नींद में वो डिस्टर्बेंस लाता है कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली सोल्जर इज अ सोल्जर, वो सब कुछ सहन करने का उसको आदत ही रहता है। और हम लोग जो एक्शन हुई है, बहुत लोग की अलग अलग एक्शन होती है, तो अलग पिक्चर आता है। लेकिन अभी हमें उतना कोई महसूस नहीं होता है कि क्या उस समय युद्ध कैसे हुआ, वो नहीं होता है। अभी निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, तो उसमें डिफेंस का जो बजट है उसको इंक्रीज हुआ है, और अभी जो वर्तमान बजट का रेशियो है वो 6.21 लाख करोड़ है जो डिफेंस को दिया गया है। तो सर आपको लगता है कि जो बजट डिफेंस का बढ़ाया गया है वो एक बहुत ही अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, और क्या जरूरत था ये सर?
देखिए, कभी भी बजट पूरा जो ज़रूरत है नहीं कर सकता, बिकॉज़ वॉर में खोज के लिए बहुत ज़्यादा बजट लगता है। क्योंकि लड़ाई के मैदान में लगने वाला अलग है, लेकिन जब तक वॉर नहीं होता है तब तक हम लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं, प्रशिक्षण, तो ताकि हम युद्ध के मैदान में अच्छा काम कर सकें। तो उसके लिए बहुत सारा खर्चा होता है, एक्सरसाइजेज होते हैं, ट्रेनिंग होता है। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी से इतने बड़े इंस्टीट्यूशन है, एनडीए है, इसको मेंटेन करने में होता है। अभी लड़की लोग भी इस इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनकी ज़रूरत अलग होती है, तो उनके लिए जो सुविधा होती है, रहने की स्टाइल होती है, लिविंग स्टाइल होती है, वो अलग हो जाती है, जवानों के लिए हो जाती है। और जवानों को मोटिवेट रखने के लिए और सारी सुविधा देना देना ज़रूरी है। ये नहीं होता है कि सिर्फ वॉर इज जस्ट फाइटिंग। मोर इम्पोर्टेंट इज लीडरशिप, और वो लीडरशिप क्वालिटी बरकरार रखना पड़ता है। अभी जैसा एनडीए में जाएंगे तो चेक करेंगे इंटरव्यू में इसका लीडरशिप क्वालिटी क्या है। आप अगर बहुत तिस्मार हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो आपका कोई फायदा नहीं। तो ये लीडरशिप क्वालिटी बरकरार रखने के लिए जो ट्रेनिंग लगता है उसमें भी खर्चा बहुत आता है। सो ट्रेनिंग इज मोर एक्सपेंसिव, वॉर इज कंपेरेटिवली लेस, बिकॉज उसका तो अ, पता है कि ये करेंगे तो इतना खर्चा होगा। और आप कोई भी नहीं बोल सकता कि इतना खर्चा काफी है। खर्चा करना ही होता है, पीस टाइम जीने के लिए, पीस टाइम ट्रेनिंग के लिए, वॉर टाइम के लिए। तो वो कभी भी पैसा पूरा नहीं होता है। और अमूमन सेना जो है कम से कम पैसे में सब कुछ काम करती है। सर, आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व में आज रशिया और यूक्रेन का वॉर चालू है, इसराइल और हमास का वॉर चालू है। तो सर, क्या आज आपको लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में युद्ध होना ज़रूरी है? सर, बहुत सारे जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका काम है कि युद्ध रोकने का और यूनिटी, इंटीग्रिटी और शांति बनाए रखने का। परंतु सर, आज विश्व के हर कोने में जो युद्ध हो रहा है, इसको आपको लगता है कि ये ज़रूरी है? नहीं, वॉर इज अ बैड थिंग। जिंदगी में युद्ध करना सबसे खतरनाक चीज है, और वो नहीं होना चाहिए। कारण कुछ भी हो, अभी यूक्रेन का रशिया का क्या हुआ, इसको पता है क्यों लड़ाई हुई? डोमिनेंस के लिए। और डिफरेंसेस होते हैं कि रशियन मूल के लोग अभी यूक्रेन में रहते थे, उनको वहां से निकालने का कोशिश यूक्रेन ने किया, उनको बचाने का कोशिश रशिया ने किया, इसलिए वॉर हो गया। और पैलेस्टाइन का तो, इजराइल का तो बहुत साल से ही चल रहा है। वो उसका जू लोग का जो प्रॉब्लम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो, और बहुत जगह उन पर अत्याचार भी हुआ है जू लोग पर। और इसलिए इजराइल अपना डिफेंसिव ताकत बरकरार रखने की कोशिश करती है, और एग्रेसिव बहुत है। तो काउंटर अटैक करने के लिए कभी भी तैयार रहती है। उधर से अरब से एक गोली आई तो ये 100 गोली मार देते हैं। ये सर्वाइवल का बैटल है, ऐसे इजरायली लोग बोलते हैं। और इसलिए वो जस्टिफाई करते हैं कि जो युद्ध करते हैं वो जरूरी है। हालांकि इसको सुलझाने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप अभी तक अमेरिका ने लिया नहीं है। पैलेस्टाइन का जो मसला है, इजराइल के लोगों ने जब इजराइल बनाने की कोशिश की तो वहां पर रहने वाले लोग को उखाड़ के फेंक दिया बाहर। अभी उनका उसका कोई दुश्मनी नहीं था, ऐसे मतलब मुसलमानों का और इजराइल का कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन वो हो गया क्योंकि हिटलर ने अत्याचार किया जू पर। और इसलिए जू लोग को होमलैंड चाहिए थी, अपनी जगह चाहिए, अपना देश चाहिए था। इसलिए उन्होंने आके एक उखाड़ के फेंक दिया। इंग्लैंड ने, बाहर के लोगों ने बहुत इंटरफेयर किया, और वो परमानेंट डिस्प्यूट हो गया है।
इसको सुलझाने के लिए यूएन ने, अमेरिका ने, ये सारे देशों ने पूरा कोशिश करना चाहिए। ये युद्ध अमेरिका के वजह से है, क्योंकि वो सुलझाने की कोशिश नहीं करते, उनको ये अच्छा ही लगता है। सर आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया इस खास मुलाकात के लिए। और तमाम जो मुंबई और महाराष्ट्र और देश के जो नौजवान रह गए, यूथ रह गए, उनको डेफिनेटली सर मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिला रहेगा आपके शब्दों से। धन्यवाद सर। धन्यवाद।